तो यार एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों को फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। केमिस्ट्री वाले पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, बट फिजिक्स में मेनली हमें बोर्स मॉडल पढ़ना होता है। और उसका कारण है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी हैं, तो फिजिक्स वाला बोलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा उम्मीद करते हैं सिलेबस वाले जिन्होंने सिलेबस नीट का सेट किया है। नीट का क्या, बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, फिजिक्स में भी दिया। और तो क्या वो लोग सिलेबस सेट करते समय आपस में बात नहीं करते होंगे? जो लोग सिलेबस सेट करते हैं बिल्कुल करते होंगे। तो इसका मतलब उनके अपने अपने एक्सपेक्टेशन है कि केमिस्ट्री वाला क्या पढ़ाएगा और फिजिक्स वाला क्या पढ़ाएगा। तो फिजिक्स वाला कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी बोलेगा जो फिजिक्स की बात है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोनों से पढ़ने के ये फायदे हैं, है ना। तो हर टॉपिक फिजिक्स में नहीं पढ़ना है। अभी वहां पे पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, मुझे खुद नहीं पता है। वो क्वांटम स्टेट और है ना, वो एस ऑर्बिट बी और पी ऑर्बिट, वो सब हमें नहीं करना है। हमें केवल मेनली बोर्स मॉडल पढ़ना, और क्योंकि बोर्स मॉडल रदरफोर्ड मॉडल का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, इसलिए थोड़ा बात हम लोग किसकी करेंगे, रदरफोर्ड मॉडल की, है ना। वैसे तो यार इस डायरेक्शन में बहुत लोगों ने काम किया है। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले का नाम तो हमें लेना बनता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे, पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रपोज करने वाले कौन थे? माय गॉड, तुमको नहीं पता ये? थॉमसन ने बोला था वाटरमिलन मॉडल। उसने कहा था कि थर्मियोनिक एमिशन ऑब्जर्व किया था उसने, तो उसे अंदाजा लगा था कि थर्मियोनिक एमिशन के दौरान कोई अपोजिट चार्ज की चीज निकलती है, क्योंकि वो अट्रैक्ट करती थी मटेरियल के, है ना। तो उसे समझ में आया था कि यार एक को पॉजिटिव बोल दें एक को नेगेटिव बोल दें, यानी इससे कुछ नेगेटिव चार्ज वाली चीज निकल रही है, और वो नेगेटिव चार्ज किसी तरबूज के अंदर बीज की तरह है और बाकी तरबूज उसके अपोजिट चार्ज का है, यानी उसको पॉजिटिवली चार्ज बोला गया, तरबूज के बाकी हिस्से को जो लाल हिस्सा होता है और जो बीज है वो नेगेटिव चार्ज। अब तुम मत कहना उसमें सफेद हिस्सा भी होता है, उसको इग्नोर कर दो, है ना, ऐसे। तो ये थॉमसन ने बताया था किस आधार पे, थर्मियोनिक। उसके बाद कौन आया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने लगभग वो सारी बातें जो आज के मॉडल पे हैं उन पे चर्चा करी थी। अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से पहली बार उन्होंने ये समझाया था कि गोल्ड फॉइल के अंदर क्या है, मतलब गोल्ड फॉइल क्यों चुना गया, क्योंकि गोल्ड को हम कितना भी पतला बना सकते हैं, सबसे ज्यादा लचीली चीज है, सबसे ज्यादा महंगी भी है, बहुत महंगी भी है। लेकिन यह है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए जरा सा गोल्ड फॉइल लिया होगा तो इतना मिल गया होगा, कोई ना कोई दे दिया होगा। तो उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये देखना था कि इस पतली से पतली शीट, एटॉमिक लेवल पे बहुत पतली शीट करने पे उस पे अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो क्या बिहेवियर आता है, उससे पार कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो ये पता करने के लिए कि कितने एंगल पे कौन से अल्फा पार्टिकल गिरे, उसने चारों तरफ स्क्रीन्स लगा रखे थे, फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखी थी, जिसपे अगर अल्फा पार्टिकल गिरते थे तो उसके निशान छोड़ता था वो, है ना, कि कहां कहां अल्फा पार्टिकल कितने एंगल पे गिरे हैं। तो इस अब जो भी है उसमें कोई ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है जिसमें अल्फा पार्टिकल गिरेगा तो उसके बाद में पता किया जा सकता है कहां गिरे कहां नहीं गिरे। तो पता चला कि पहले तो अल्फा पार्टिकल कहां से निकले, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, उनको एक प्लेट से एक्सलेट कराया गया वोल्टेज डिफरेंस लगा के, तो यहां से यहां तक उसकी काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी हो गई। फिर वो गोल्ड फॉइल से पार कराया गया। अब जिस पर्दे पे गिर रहे थे उससे पता चल जा रहा था कि यहाँ इस एंगल पे कितने गिरे, इस एंगल पे कितने गिरे। वो एंगल और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का ये इस तरह का स्टैटिस्टिक रिलेशन आया रफली, ये बहुत एग्जैक्ट रिलेशन नहीं, एंड यहाँ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है और थीटा यहाँ पर है किस एंगल पर। मैं इस रिलेशन से ये समझा सकता हूँ कि थीटा अगर 0 होगा तो नंबर बहुत बड़ा आएगा। भाई थीटा 0 होगा तो साइन थीटा तो 0 के करीब हो गया, और 0 के करीब आएगा तो n बहुत लार्ज आएगा। परफेक्ट 0 नहीं मिलता, थोड़ा बहुत डेविएशन तो हर जगह मिला था। तो थीटा 0 के करीब होगा तो n बहुत लार्ज, यानी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल को पार करके चले गए थे। इक्का दुक्का अल्फा पार्टिकल छोटे मोटे एंगल पे टर्न कर रहे थे, यानी थीटा। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो गोल्ड फॉइल पे टकरा के ठीक ठीक वापस आ रहे थे। यानी अगर मैं थीटा 90 डिग्री लेता हूं, सॉरी 180 डिग्री, पलट के वापस आना मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री जाना और लौट के आना,
तो 180 रखता हूं तो क्या sin 90 सबसे बड़ा होता है कि नहीं? तो n 1 के आसपास आ रहा है, मतलब n बहुत कम था। वैसे ये डेटा केवल ये सजेस्ट कर रहा है कि 180 वाले अल्फा पार्टिकल बहुत कम थे, 0 वाले अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा थे, और थोड़े बहुत एंगल पे बहुत सारे डेविएट भी किए थे। नहीं, तो ऐसा ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने देखा, तो उसके मन में कुछ ऐसा पिक्चर बना। ये गोल्ड फॉइल को जूम करके दिखाया गया उसकी चौड़ाई को, तुम कहोगे वो तो बहुत पतला था। अरे कितना भी पतला हम कर लें फिर भी उसमें कुछ एटॉमिक लेवल की तो विड्थ होगी ना। मैंने फिर भी एक एटॉमिक लेवल की बनाई है, एक्चुअली उसमें एक से ज्यादा रहे होंगे। खैर, तो ये क्या आज तक किसी ने ना अल्फा पार्टिकल को देखा है ना न्यूक्लियस को देखा है, ये भी एक फैक्ट है। ये सारे चीजें एविडेंस के बेसिस पे चल रही हैं। तो उसके मन में ऐसा पिक्चर बना, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल, और ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पार कर जा रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल किसी हार्ड चीज से टकरा रहे हैं। देखो ज्यादातर एकाध लौट के सीधे सीधे भी आ रहे हैं, ये इक्का दुक्का, ज्यादातर आर पार कर जा रहे हैं ऐसे। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई हार्ड चीज है, बहुत कम जगह पे है, बहुत कम जगह पे है, बट कोई हार्ड चीज है जिससे वो टकरा के इधर उधर छिटक रहे हैं, ऐसा उसके मन में चला। और उसके मन वाली बात को उसने ऐसे प्रकट किया। क्या क्या? तो वही जो आज हम लोग जानते हैं कि बहुत हार्ड चीज जो हर एटम के अंदर होती है उसको न्यूक्लियस बोला गया। ज्यादातर हिस्सा एटम का खाली होता है, मैंने बहुत बड़ा दिखाया है। इस कमरे में चने का एक दाना रख दो, इतना छोटा न्यूक्लियस होता है, और ये कमरा पूरा एटम है। सोच के देखो यार, इतना छोटा होता है, फिर भी मैंने बहुत बड़ा बना दिया है बस तुम्हें समझाने के लिए, है ना। तो यार ये उसके मन का भाव है, क्या कि एटम के अंदर दो चीजें होती हैं, न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट जिस नेचर ऑफ चार्ज का होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट उसके अपोजिट नेचर का होता है। ये तो पक्का था क्योंकि ये बात थॉमसन ने पहले ही कंफर्म कर दी थी कि ऐसा कुछ है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात, है ना। तो इस मॉडल को रदरफोर्ड ने बताया और दो चीजें बताई है, न्यूक्लियर पार्ट सबसे ज्यादा डेंस 99.99% मास किसके पास है, न्यूक्लियर पार्ट के पास, है ना। और बहुत कम मतलब 1000 में 1 इस रेशियो का वॉल्यूम उसके पास है, सबसे ज्यादा डेंस्ड है। तो ऐसा न्यूक्लियर पार्ट और हैव उसको एक चार्ज असाइन कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। दूसरा कौन सा था, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब अब उसके पास ये चैलेंज है कि अगर नेगेटिव चार्ज यानी अपोजिट नेचर का चार्ज जिसको अट्रैक्ट किया जा सकता है, वो अगर उसके आसपास है तो रुका नहीं रह सकता, क्योंकि रुका होगा तो उसमें गिर जाएगा। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में उसको ये बताना पड़ा कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। तो यार ये इतनी बातें रदरफोर्ड ने प्रपोज करी थी, यानी ये सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट बोर ने नहीं बल्कि किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। अब यार न्यूक्लियस की जो भी थ्योरी उस समय प्रपोज करी गई थी उसके आधार पे इसमें कुछ चार्ज है अगर प्लस जेडी का पॉजिटिव, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव, क्योंकि ओवरऑल एटम कैसा होता था, न्यूट्रल। तो इसका मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते होंगे। तो कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे स्टेबल हो सकता है, अगर रोक दिया जाए तो गिर ही जाएगा। सर्कुलर मोशन करके वैसे ही स्टेबल हो सकता है जैसे सारे प्लैनेट किसी स्टार के चारों तरफ, जैसे मून अर्थ के चारों तरफ। वही कॉन्सेप्ट उसने यहां बताया। उसने क्या बताया कि ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट तो करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है सर्कुलर मोशन वाला, है ना। तो F बराबर क्या, ma, F बराबर क्या, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और एक्सेलरेशन किसी भी सर्कुलर मोशन के दौरान अगर वो v स्पीड से चल रहा है तो क्या होता है, v स्क्वायर बाई r। Zd का चार्ज न्यूक्लियस का, e इलेक्ट्रॉन का। तो यार ये कॉन्सेप्ट उसने बताया। तो इस कॉन्सेप्ट से क्या हम थोड़ी सॉल्विंग कर लें
तो mv² का आंसर हम बता सकते हैं क्या आएगा, kZe²/r। और mv² का आंसर आ गया है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। हम क्या लिख सकते हैं, kZe²/2r। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। मुझे बताया अगर इन सब बातों को सही मान लिया जाए तो फिर कूलॉम्स की थ्योरी सही है और ये फॉर्मूला भी वैलिड है। पोटेंशियल एनर्जी कूलॉम्स की थ्योरी में हमने क्या पढ़ा है, KQ1 Q1 मतलब न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, प्लस Zi, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, माइनस ही। तुम्हें पता है जब हम KQ1 Q2/r लगाते हैं तो उसमें चार्ज का साइन रखते हैं, फोर्स के फॉर्मूले में कभी साइन नहीं रखते। तो पोटेंशियल जी कैसी आ गई, -kZe²/r। ये काइनेटिक पॉजिटिव आएगी, ऑब्वियसली पोटेंशियल कैसी आई है, नेगेटिव। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी यार, E बराबर K+U कितना आएगा यार, बता यार। पॉजिटिव इतना है, नेगेटिव इतना है, पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव ज्यादा है, हाँ, U ज्यादा है या K ज्यादा है, क्या U का मॉड और K के मॉड में क्या रिलेशन है, U ज्यादा है या K ज्यादा है, U ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी का डबल है। ध्यान दे जरा, अगर हम काइनेटिक एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो U आएगा मैग्नीट्यूड वाइज। यानी नेगेटिव ज्यादा है या पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, तो सम कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आंसर आएगा -kZe²/2r। क्या मैं टोटल एनर्जी को लेके कुछ कमेंट कर सकता हूं, बताओ। क्या U, क्या जो इसका आंसर आया है E का और जो K का आंसर था मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है, सेम है। तो मैं स्क्वायर 2E भी लिख सकता हूं और या अलग से लिख सकता हूं K बराबर क्या, E। लेकिन ध्यान रखना है सबके साइन का चक्कर पता होना चाहिए। केवल काइनेटिक पॉजिटिव है, पोटेंशियल और टोटल क्या है, नेगेटिव है। कितनी बातें नजर आ रही हैं। इसके अलावा रदरफोर्ड के कंट्रीब्यूशन क्या थे, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से एटम के साइज का अंदाजा लगाया रफली। इसके अलावा साइज ऑफ प्रोटॉन का रफली अंदाजा लगाया, है ना। इतनी सारी बातें किसने बताई, रदरफोर्ड ने। बट फिर भी दुनिया ने रदरफोर्ड के कंट्रीब्यूशन को भुला दिया। और एक क्वेश्चन बोर्ड में बहुत फेमस है कि वीकनेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या थे। कभी सुना है स्कूल के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया करता था। तो सोचो साइंटिस्ट अपनी पूरी जिंदगी लगाया ये सब पता करने में और बाद में उस किताब में छपता क्या है, वीकनेस ऑफ रदर, तो उसको कैसा लगता होगा, हाँ। अब नहीं लगता होगा, लेकिन वीकनेस तो उसी समय से उजागर हो गई होगी जब वो जिंदा था। तो बेचारा कैसे मरा होगा ये भी तो सोचो। कितनी तकलीफ के साथ मरा होगा। और पता है ये क्यों हुआ है, क्योंकि उसका एक स्टूडेंट था, का नाम था नील्स बोर। उसने उसको मॉडिफाई किया, उसके मॉडल को बेटर किया। तो ऐसी कर देता तो ठीक था। मुझे उसकी कहानी और आगे की पूरी थ्योरी देख के ऐसा लगता है कि उस समय दोनों के बीच में कुछ कोल्ड वॉर जैसा रहा होगा, कि वो न्यूज पेपर वाले को बुलाता होगा और कहता होगा कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया है कुछ खास नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो रिपोर्टर कहता होगा जैसे, तो रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि
एटम से एनर्जी क्यों निकलती। भाई वो एडवांस आदमी था, थोड़ा एक जनरेशन आगे का, तो उसको उसके बाद बहुत सारे टूल्स थे जिससे उसने किसी एटम से निकलने वाली एनर्जी और एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी पे बहुत सारा काम किया था। एटम से एनर्जी निकलती भी है और एटम एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है, तो वो अपना उसी कॉन्टेक्स्ट में बात, मतलब जो जिसको पता होता है ना उसी कॉन्टेक्स्ट पे बात करता है। तो बोलता वो रदरफोर्ड ने नहीं बताया कि एटम से एनर्जी क्यों निकलती है, तो छप गया होगा। तो उसको देख के रदरफोर्ड ने फिर अपनी कोई बात बनाई, उसको नहीं पता होगा कि ये बोर कर रहा है, उसको क्या पता, वो तो उसका स्टूडेंट था, उस पर भरोसा था, है ना। फिर वो उसने रिपोर्टर को जवाब दिया होगा, भैया ऐसा है ना कि मैंने एनर्जी के बारे में बात नहीं की, देखो टोटल ई कितना है, यू कितना है, ये सब बातें तो करी तो है। तो उसने कहा तो इससे कैसे पता चलता है कि एनर्जी निकल रही है कि नहीं निकल रही। उसने कहा देखो ऐसा है कि अगर रेडियस बदलेगा तो टोटल एनर्जी बदलेगा, नहीं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फिक्स रेडियस पे नहीं चलता होगा, आर कम करता होगा या आर ज्यादा करता होगा। जब आर कम ज्यादा करेगा तो एनर्जी भी कम ज्यादा, तो जब कभी एनर्जी निकालता होगा तो आर कम हो जाता होगा, जब एनर्जी खाता होगा एटम एब्जॉर्ब करता होगा तो आर बढ़ जाता होगा। ऐसा कुछ रदरफोर्ड ने छपवा दिया होगा कि ये उसका कारण है। तो उसने फिर से रिपोर्टर को बुलाया होगा कि ये बात कुछ हजम नहीं हुई, ऐसा कुछ उसने बोला होगा कि भाई ऐसा है कि एटम बहुत बड़ी रेडियस पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो जब बहुत बड़ी रेडियस से थोड़ी कम बड़ी रेडियस पे आता होगा तो एनर्जी निकालेगा, फिर और छोटी रेडियस पे आएगा तो कम एनर्जी निकालेगा, और छोटे पे तो कम निकालेगा। तो कायदे से निकलने वाली एनर्जी में हर तरह की एनर्जी मौजूद होना चाहिए, बहुत ज्यादा, उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ी कम। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो रेडियस छोटी कर रहा है। मगर हमने तो देखा है ऐसा नहीं है, हमने तो देखा है कि निकलने वाली एनर्जी हर लेवल की नहीं होती, कुछ खास खास लेवल की होती है। ऐसा प्रैक्टिकली देखा भी जाता है कि एटम से निकलने वाली एनर्जी में सोचो कि 10,000 एंगस्ट्रॉम का एक के बहुत सारे फोटोन निकल रहे हैं, 9,000 के निकल रहे हैं, 8,000 के निकल रहे हैं, और उसके बाद 2,000 के निकल रहे हैं, बीच के बहुत सारे फोटोन निकल ही नहीं रहे हैं। तो जब क्वेश्चन तो बनेगा यार कि भैया ये सब तो कंटिन्यूअसली निकल रहे थे और बीच के फोटोन गायब हैं, इसका कारण कौन बताएगा। तो फिर अगली बार पत्रकार फिर गया होगा कि भैया बताओ, उन्होंने कहा है कि एनर्जी कुछ खास खास निकलती है, हर तरह की एनर्जी नहीं निकलती, इसका क्या जवाब। मुझे नहीं बताएंगे, भाग जाओ। भाई उम्र भी तो होती है, 50, 55, 60, 70 हो गए होंगे, तो कब तक बताएंगे। उसने कहा ऐसा जो कुछ उसको पता है, जो तुमसे लिखवा रहा है उससे पूछो जाके। तो बोर्ड तो इंतजार ही कर रहा था कि कोई बात करना बंद कर दे, जवाब देना बंद कर दे, तो फिर मैं अपनी बात रखूं। तो फिर से पत्रकार उसके पास गया होगा, तो उसने क्या कहा होगा कि भाई ऐसा है कि मैं बताऊंगा तो अपना मेरे अंदर क्या है मैं तो बताऊंगा, बट पहले लिखो छापो कि रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां हैं। तो छाप दिया उसने कि हाँ रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां, और कमियां भी मुझे ऐसा लगता है उसी ने लिखवाई हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं कमियों पे रदरफोर्ड ने, नील्स बोर ने काम किया है, जो कमियां बताई। तो कमियां हमें तभी समझ में आएंगी जब उसके टेक्निकल टर्म समझ में आएंगे। ऐसी पता नहीं हवा हवाई बातें कर रहा था, उसको भी सही समझ में आती हूँ, तुम्हें भी नहीं समझ में आ रही हूँ कि ये क्या सब चल रहा है। उसने कहा कि देखो दो बेसिस पे चीजों को कमियां गिनाई गई, वीकनेस के नाम पे दो कमियां फेमस हैं। एक कमी ये कि रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह एक्ट हुआ है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और उसने एटम से निकलने वाली एनर्जी को लेके क्या बातें करी हैं। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपनी रेडियस कम कर सकता है, और जब कम करता होगा तो एनर्जी निकालता होगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन रेडियस बढ़ाता होगा तो एनर्जी खाता होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह सोचा जा रहा है, और बहुत सिंपल थॉट है। उसने कहा कि यार इस तरह से चीजें होती हुई तभी एनर्जी एब्जॉर्बमेंट हो रही है। तो इस पे पहला सवाल खड़ा हुआ कि अगर ऐसा है तो रेडियस एक जगह पे जाके रुक क्यों जा रही है। ये इलेक्ट्रॉन घटाते घटाते रेडियस सीधे न्यूक्लियस में चले जाना चाहिए। भाई निगेटिवली चार्ज है तो एटम फिर एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है। अगर यही लॉजिक है तो रेडियस घटते घटते फिर जीरो क्यों नहीं हो जा रही। तो सबसे पहला सवाल किस पे खड़ा हुआ? स्टेबिलिटी ऑफ एटम पे, जो कम से कम इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है।
क्या इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है तो घूमते घूमते न्यूक्लियस में ही गिर जाए तो एटम खत्म और दुनिया खत्म। कायदे से तो यही होना चाहिए। तो पहला सवाल कि एटम एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है अगर रदरफोर्ड का ये कहानी सही है। तो रदरफोर्ड ने एनर्जी वाली बात को क्लासिकल तरीके से, जो क्लासिकल या न्यूटोनियन फिजिक्स है उससे समझाने की कोशिश करी, और जो कम से कम एविडेंस नहीं मिल रहे थे। नहीं, दूसरी बात कि एटम से निकलने वाली जो एनर्जी थी उसमें ज्यादा बड़ी एनर्जी, थोड़ा कम बड़ी, थोड़ा कम बड़ी, हर तरह के फोटोन निकलना चाहिए। नहीं, तो जो एनर्जी निकलने वाली होती है, खैर यहां एक टेक्निकल लाइन लिखी है, द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन आर बैंड नॉट कंटिन्यूअस। ये क्या मतलब है? कंटिन्यूअस और बैंड क्या है? कंटिन्यूअस का मतलब मैंने अभी समझाने की कोशिश की, 10,000, 9,000, 8,000, 7,000 सारे फोटोन मौजूद हैं और बीच के कुछ मिसिंग है, तो वो कंटिन्यूअस नहीं रह गया। अगर सारे होते तो क्या होता? कंटिन्यूअस। तो रदरफोर्ड की थ्योरी क्या सजेस्ट कर रही है कि अगर हाई रेडियस से छोटी रेडियस पे आ रहे हैं और छोटी रेडियस पे, तो हर बार जब रेडियस कम करेगा तो पहले हाई एनर्जी, फिर कम एनर्जी और कम एनर्जी, सारे तरह के फोटोन निकलना चाहिए। यानी उसकी थ्योरी के हिसाब से स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होना चाहिए। बट एक्चुअली में स्पेक्ट्रम जो देखा गया वो कंटिन्यूअस नहीं था और उसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। तो ये फेलियर के दो बड़े कारण बोले जाते हैं, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम कि इलेक्ट्रॉन एटम में गिरता क्यों नहीं, और दूसरा कि हर तरह के फोटोन क्यों नहीं, फोटोन निकलना चाहिए, हर तरह के फोटोन क्यों नहीं निकलने हैं। और जवाब किसने दिया? बोर ने, कि इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल ना मान के वेव नेचर से समझाया, तो वो जवाब पूरा हो गया। मतलब स्टेबिलिटी का कारण उसने ऐसे समझा, उसने पार्टिकल नेचर से नहीं समझाया। खैर यहाँ पे एक आध टेक्निकल बात है कि स्पेक्ट्रम क्या है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। पहले ये दो चीजें लिख लें, है ना। नोट कर लिया भाई? स्पेक्ट्रम नोट कर लिया है। तो ये स्पेक्ट्रम शब्द पहली बार आया प्रिज्म वाले टॉपिक में। अगर प्रिज्म में किसी खास एंगल पे व्हाइट बीम ऑफ लाइट डाली जाती है तो वो उस व्हाइट लाइट को स्प्लिट करके बहुत सारे कलर में तोड़ देता है। सोचिए यहाँ पे कोई एक फोटोग्राफिक प्लेट फिक्स करके रखी गई है, तो क्या फोटोग्राफिक प्लेट तो छोड़ो यार, कोई भी प्लेट रखी हो और विजिबल लाइट है तो वो तो दिखाई देती है। क्या यहाँ पर अगर बिल्कुल सटीक एंगल पे इसको डाला गया है, सटीक जगह पे डाला गया है, तो सटीक जगह पे कहां वॉयलेट बनेगा, कहां रेड बनेगा, है ना। वो पूरा पैटर्न सेट है कि कहां कहां किस क्रम में। तो ये जो लाइट का पैटर्न बना है इसको स्पेक्ट्रम नाम कभी पहले मिला था, लेकिन बहुत बाद में ये पता चला कि इस लाइट के अंदर केवल विजिबल ही नहीं होता है, ऐसा भी रेडिएशन होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, तो उसको कम से कम कोई भी पर्दा तो नहीं सेंस कर पाएगा। यहां अगर फोटोग्राफिक प्लेट रखी जाए तो पता चलता है कि यहां फोटोन गिरे हैं और यहां ऊपर भी गिरे हैं और यहां नीचे भी गिरे हैं। तो अभी स्पेक्ट्रम का मीनिंग थोड़ा बढ़ गया है। पहले स्पेक्ट्रम किसको बोला जाता था? केवल यही विबग्योर कलर के पैटर्न को, और अब स्पेक्ट्रम का मतलब थोड़ा ब्रॉड हो गया है कि उस स्पेक्ट्रम में नॉन विजिबल रेडिएशन भी शामिल है। रेड के ऊपर अल्ट्रा, रेड के ऊपर इंफ्रारेड, है ना, रेडियो वेव, ये सारी भी हो सकती हैं, और वॉयलेट के नीचे क्या, अल्ट्रा वॉयलेट, एक्स रेज, ये सब भी हो सकती हैं। तो उनका प्रेजेंस फोटोग्राफिक प्लेट पे देखा जा सकता है। नहीं कि कौन कौन सी लाइट प्रिज्म में डाली गई हैं, वो कैसे देखा जा सकता है? स्पेक्ट्रम के जरिए। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली, स्पेक्ट्रम का मीनिंग यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? स्पेक्ट्रम एक पैटर्न है जिसमें डिफरेंट कलर मौजूद हो, उसी पैटर्न का नाम क्या है ना, स्पेक्ट्रम है। अब वो पैटर्न में पहले माना जाता था कि केवल व्हाइट लाइट को गिरा के स्पेक्ट्रम मिलता है,
और अब हम कह रहे हैं कि व्हाइट लाइट नहीं, और भी तरह की लाइट होंगी जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो स्पेक्ट्रम का मतलब ये है। अब स्पेक्ट्रम दो तरह के हो सकते हैं। स्पेक्ट्रम ऐसा अगर है, देखो जरा यहां मैंने दिखाने की कोशिश करी है, अगर ब्लू है तो लाइट ब्लू भी है, ग्रीन है तो लाइट ग्रीन भी है, रेड है तो ऑरेंज भी है, येलो भी है, सारे पॉसिबल वेवलेंथ अगर हैं तो वो क्या है, कंटिन्यूअस। यहां मैंने देखो जो पट्टियां दिखाई हैं, रेड है, फिर ऑरेंज है, बीच में जितने हो सकते थे वो सब है नहीं, फिर येलो है, ग्रीन है तो बस ग्रीन ही है, बीच के कलर नहीं। इसका मतलब ये कैसा स्पेक्ट्रम है, डिस्क्रीट या बैंड स्पेक्ट्रम। ये बैंड पट्टियों वाला स्पेक्ट्रम है और ये क्या है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। तो रदरफोर्ड की थ्योरी क्या सजेस्ट कर रही थी कि ऐसा देखने को मिलेगा, और बोर क्या कह रहा था, ऐसा देखने को मिलेगा। बोर कह रहा था, बल्कि ये बात सामने नहीं आई कि किसने उसको बदनाम किया, लेकिन मेरे को पता चल गया है, मुझे पूरा अंदाजा है उसी ने किया। तभी मुझे तब से स्टूडेंट्स पे भरोसा नहीं रहा, कोई भरोसा नहीं, स्टूडेंट पता नहीं, जब रदरफोर्ड के साथ नील्स बोर ने ऐसा कर दिया तभी तो मेरे पर भरोसा नहीं है तुम लोग, तुम्हारे ऊपर। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ अगर किसी पर्दे पे ऑब्जर्व करी गई है तो वो कंटिन्यूअस है, और अगर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हैं बट सारी नहीं है, मतलब कंटिन्यूटी में नहीं, किसी रेंज के अंदर कुछ कुछ मिसिंग है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो मेरे ख्याल से अब ये बात थोड़ा और समझ में आ रही होगी कि वो क्या कहना चाह रहा था। खैर अभी भी इसमें एक बात, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब हम बात करते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सोचो कि मैं यहां पर, पहले एमिशन समझ लेते हैं। मैंने एक गैस के मॉलिक्यूल का पूरा कंटेनर लिया है और उस गैस के मॉलिक्यूल को एनर्जाइज कर दिया है। तो ये एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है और इनसे निकलने वाले रेडिएशन को एक नैरो ट्यूब के जरिए प्रिज्म से पास कराया गया है। ये प्री डिसाइडेड एंगल है इस नैरो बीम का, तो प्री डिसाइडेड जगहों पे डिफरेंट कलर गिरना चाहिए, प्री डिसाइडेड जगह पे डिफरेंट कलर असर छोड़ना चाहिए। उस असर को बाद में ऑब्जर्व किया गया कि इससे निकलने वाले कौन कौन से फोटोन मौजूद थे, किस किस वेवलेंथ के फोटोन मौजूद थे। तो क्या हम इससे यह पता कर पाए कि इस गैस से निकलने वाले फोटॉन्स कौन कौन से थे। तो ये क्या हो गया, एमिशन स्पेक्ट्रम। गैस से निकलने वाली फोटोनिक एनर्जी का पता लगाना कि किस किस वेवलेंथ, किस किस फ्रीक्वेंसी के फोटोन मौजूद हैं, वो क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम। नहीं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा कि सोचो मैंने यहां एक लाइट सोर्स रखा है जिसमें बहुत सारी फोटोनिक एनर्जी है और उसको मैंने पहले से देख रखा है कि इस लाइट का फोटोग्राफिक प्लेट में कौन कौन सी वेवलेंथ मौजूद है, मैंने पहले से देख रखा है। फिर मैंने इसके रास्ते में क्या रख दिया, मॉलिक्यूल रख दिया। मॉलिक्यूल रखने के बाद एक दूसरी फोटोग्राफिक प्लेट रखी, तो मुझे क्या पता चला
कि पहली वाली फोटोग्राफिक प्लेट में सारे फोटोन थे और दूसरी फोटोग्राफिक प्लेट में कुछ कुछ फोटोन कम हो गए हैं, तो वो फोटोन कौन खा गया? मॉलिक्यूल खा गए। तो क्या हम 2 बार के अंतर से ये पता कर सकते हैं कि ये गैस कौन कौन से फोटोन खाती है और कौन कौन से फोटोन निकालती है? वो यहां से। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये बताता है कि मॉलिक्यूल ने कौन कौन से फोटोन खाए, किस किस वेवलेंथ के, और एमिशन स्पेक्ट्रम क्या बताता है, किस किस वेवलेंथ के फोटोन उसने निकाले। क्या अंतर समझ पा रहे हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या अंतर है? एमिशन स्पेक्ट्रम में मॉलिक्यूल से निकलने वाली फोटोनिक एनर्जी पता की जाती है, उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी पता की जाती है, उनका कलर पता किया जाता है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी एनर्जी गायब हुई है, कम हुई है, वो पता किया जाता है। तो इस पता करने में हमें पता चल जाता है कि यह मॉलिक्यूल का बिहेवियर क्या है ना, किस तरह की एनर्जी हो। तो ये सब बातें किसने फैलाई? क्योंकि ये स्पेक्ट्रम वाली बातें आगे एक्सप्लेन कौन कर रहा है? नील्स बोर। तो इसका मतलब फैलाई भी किसी ने होगी, मुझे तो उसी पे पूरा डाउट है। ठीक है, तो यार ये जो बात अभी लिखी थी यार, व्हाई द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन आर बैंड, मतलब कि मॉलिक्यूल खाते भी कुछ खास खास फ्रीक्वेंसी है और निकालते भी कुछ खास खास फ्रीक्वेंसी। हर फ्रीक्वेंसी ना खाते हैं ना हर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। इस लाइन का ये मतलब है कि वो बैंड देखा गया था, कंटिन्यूअस नहीं देखा गया था। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो ये कमियां थी। इसके बाद फिर किसका मॉडल शुरू होता है? नील्स बोर का। तो अभी तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है? ये रदरफोर्ड मॉडल के क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, कर लेना ये, ठीक है। और पिछला टॉपिक तो पूरा करना ही है। अगली क्लास में हम लोग